रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, देखो तो। हाँ। चलिए जो लोग ऑनलाइन पे। यस सर। ओके सर। अच्छा, लास्ट वीक का डेट याद है? लास्ट ट्यूसडे का 23। 23। हाँ सर। 23 नहीं, ऑनलाइन में मुझे लोग बोल रहे। आई थिंक दिस वन। ठीक है। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ स्क्रीन दिख रहा है ना? ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अच्छा गुड इवनिंग नहीं बोला रिकॉर्डिंग में, बोल देते गुड इवनिंग सर। एक्चुअली कुछ लोग हैं जो लोग क्लास नहीं करेगा, बाद में थोड़ा सा सुनता है ना, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी हो, गुड इवनिंग सर ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट ये सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जिनको कुछ नहीं पता है ये सब्जेक्ट है क्या, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, थोड़ा बता देते हैं, डोंट वरी सर। एक्चुअली आप लोग जो लोग बीकॉम से आ रहे हो, बीकॉम करके, आप लोग का बीकॉम डिग्री का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। शायद कोई गौर नहीं करता इतना। हाँ, जो लोग ऑनर्स लेते हैं उन्हीं का बात कर रहा हूँ मैं। ऑनर्स का डिग्री वही मैं बोल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का नहीं। ठीक है, जो लोग ऑनर्स करते हैं कॉमर्स में, बीकॉम में, तो बीकॉम ऑनर्स जो होते हैं उसमें देखना वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का डिग्री होता है। क्वेश्चन इज दैट कि अकाउंटिंग तो समझे, फाइनेंस कहाँ से आ गया? इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नाम है फाइनेंस, समझ रहे हो सर? तो अब अकाउंट के साथ फाइनेंस का रिश्ता क्या है? जोर का रिश्ता है। रिश्ता जोर का है। कैसे जोर का? जहां अकाउंट खत्म होगा फाइनेंस वहीं पर स्टार्ट होगा। अब बिना अकाउंट्स का फाइनेंस नहीं हो सकता और बिना फाइनेंस का बिजनेस नहीं चल सकता। सर तो फिर फाइनेंस का मतलब क्या? अरे जुगाड़। कुछ मतलब नहीं है इसका, सिंपल मतलब है जुगाड़। कहां से पैसा मिलेगा, कहां से पैसा मिलेगा। उसके बिना तुम कितना भी ढाकढोल पीट लो, कितना बड़ा भी बिल्डिंग खड़ा कर दो, कितना बड़ा भी दुकान के अंदर सामान घुसा लो, उसको भी घुसाने के लिए पैसा चाहिए, बिल्डिंग खड़ा करने के लिए भी पैसा चाहिए। ठीक है, इस पैसे को जुगाड़ करने के लिए क्या होता है? लागत लगता है, खर्चा पड़ जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है, सूद पड़ जाता है, ब्याज पड़ जाता है, जो भी नाम से बोलो आप, बेसिकली जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कॉस्ट। तो पैसा को जुगाड़ करने का खर्चा, देखो सर एकदम देसी भाषा में, पैसे का जुगाड़ करने का खर्चा इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना सुंदर लग रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देसी भाषा में पसंद नहीं आएगा, क्या कर सकते हैं, पसंद आने से ना आने से मतलब नहीं, मतलब तो मतलब होता है। जित तक नाक ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, नाक तो नाक ही है। अभी एक स्टूडेंट से बात हो रहा था, ऐसे बातचीत करने के लिए आया था, एमबीए इन रिटेल मैनेजमेंट किया। हमें भाई सीधा सीधा बोलो ना, एमबीए इन मार्केटिंग की हो, एमबीए इन रिटेल मैनेजमेंट, क्या हो जाएगा रिटेल मैनेजमेंट बोलने से? हाँ, नहीं होलसेल मैनेजमेंट भी होता होगा शायद। नहीं होता है। रिटेल मैनेजमेंट माने मार्केटिंग, सीधा सीधा बोलो मेन मार्केटिंग से। हाँ, लेकिन नहीं, आजकल ये सब नाम बना के कोर्स बिक रहा है, बीबीए एलएलबी। अरे भाई क्या बनोगे, मैनेजर मैनेजर बनोगे कि लॉयर बनोगे? कोर्स बनाए बीबीए एलएलबी, हाँ वो भी है। बीकॉम एलएलबी, क्या बनोगे? कॉमर्स प्रोफेशनल बनोगे कि लॉयर बनोगे? हाँ? पता नहीं सर क्या बनेगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट मेरे को समझ में नहीं आता, ना तो कॉमर्स सीख पाएंगे ना तो लॉ सीख पाएंगे। ठीक है, जो भी हो, चलो अलग बात है, लेकिन बना रहे हैं, क्योंकि एक ही नाम सुन सुन के लोग बोर हो जाते हैं, तो नया नया नाम देके कोर्स बना के, पर थाले में वही डेकोरेशन, थाली में परोसने के लिए, है ना सर? उसी का तो दाम होता है, खाना तो खाना ही होता है। रेस्टोरेंट वाले और फुटपाथ वाले में क्या डिफरेंस है? वो परोस के देता है, ये ऐसे ही पकड़ा देता है, खा। प्लास्टिक का थाली साल पत्ता का थाली में एलो। ठीक है, कभी कभी तो ऐसे ऐसा करके भी दे देता है। ठीक है, जल्दी जल्दी खाओ और जल्दी जल्दी भागो। ठीक है, और रेस्टोरेंट में जाओगे ऐसे, सर
सर और भी कितना सारा नाम बोलेगा, मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो चाउमीन में भी क्या 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 सीजवान या क्या सब बोलता है, मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता। हाँ, भारी भारी नाम बोलेगा। पनीर लैब्राडोर, ऐसे कई बार की नाम देखा ना मेरे, लैब्राडोर कुत्ता सुना। हाँ क्या, लवाबदार, अच्छा लवाबदार, पता नहीं कहीं पर एक लैब्राडोर भी पड़ा था मे बी। जो भी हो, नाम गजब गजब दे देता है सर। लवाबदार, ये सुना हूं मैं, लवाबदार। चलो ठीक है, समझ गए सर। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट माने पैसे का जुगाड़। हंसी मजाक करते करते पढ़ लेंगे सर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट माने पैसे का जुगाड़, और पैसे का जुगाड़ करने के लिए कैपिटल का कॉस्ट, ठीक है, उसको कैलकुलेशन करने के लिए ये टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसमें हम लोग करेंटली बात कर रहे हैं सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इतना सा बात है, समझ गए। ऐसे और भी हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जिन लोगों का मिस हो गया बाद में करना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। मेनली हम लोग अभी बात करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ, प्रेफरेंस शेयर भी करा दिया रिसेंट क्लासेस, ठीक है। फिलहाल इक्विटी में ध्यान दे, जिसका जो भी नहीं हुआ है वो बाद में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे क्या करना है बता दूंगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी माने सिंपल बात है, ये जो मार्केट में कंपनी शेयर का, मतलब शेयर मार्केट में कंपनी रहता है ना सर, और उसके थ्रू से वो क्या करते हैं, हम लोगों से पैसा लेते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, ये रिसेंटली कंपनी का आईपीओ इशू हुआ है। मतलब आप लोग को आईपीओ के बारे में कभी बताया, बता रहा था लास्ट दिन। ये देखो, हाँ, आज आया एक कंपनी, नोवा एग्रीटेक बोल के, मिला है दो चार जन को लकीली। कंपनी कंपनी का स्टॉक, हाँ लकीली, क्योंकि हाँ तेरे दीदी भी अप्लाई किया था, नहीं मिला शायद उसको, मन छोटा कर लिया। हाँ बोली कोई बात नहीं सर, मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो ये देखो सर, ये सब कंपनी ना रिसेंट ट्रेंड में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है। तो ये लोगों ना कंपनी से क्या चाहिए, मतलब मार्केट से चाहिए पैसा, ध्यान से समझना। तो ये जो भी आईपीओ है, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर मैं कोई शेयर मार्केट का क्लास नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आज का टॉपिक शेयर से एकदम शेयर मार्केट का हार्डकोर टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इक्विटी का टॉपिक है। तो ये सब शेयर मार्केट रिलेटेड बात ही होगा, ठीक है। नहीं तो कोई बोलेगा सर शेयर मार्केट को बड़ा पसंद करते हैं, सारा दिन शेयर मार्केट शेयर मार्केट। ऐसे में कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में चला ही जाता हूँ, अलग बात है, मेरा वीकनेस है इसमें बात करने का। ये देखो खाड़ी लाना। ठीक है, तो कहीं पर भी देखो मैं शेयर मार्केट में चला ही जाता हूँ। एक बार एक स्टूडेंट क्लास में बोल रहे सर इसमें शेयर कहाँ से आ गया, गुस्से से मेरे को बोल रहे, ठीक है। मैं बोली अच्छा इसमें शेयर नहीं है। फिर एक दिन सामने आया, ऑनलाइन क्लास करता था, बिहार का लड़का है। बोले आप एक काम करो, आप कोलकाता आओ, फोन में तो मैं तुमको डांट नहीं सकता, झगड़ा भी नहीं कर सकता, तुम कोलकाता आओ, तुम मिलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाता हूँ कि शेयर कहाँ नहीं है, ठीक है। फिर आया एक दिन सरस्वती पूजा के टाइम पे, मैंने फिर अब बताओ कि कहाँ शेयर नहीं है। हाँ सर, सर गलती हो गया। उसको लग रहा था कि मैं शेयर मार्केट के बारे में फालतू में बात कर रहा था, मतलब वो होता है ना शेयर मार्केट को प्रमोट कर रहा है, शायद ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक होता है तो बोलना पड़ता है मुझे। जैसे ये देखो, फोन बॉक्स रिटेल लिमिटेड, ये कंपनी लिस्टेड हुआ है, ठीक है। डेलाप्लेक्स लिमिटेड, ये सब कंपनी मार्केट में आ गया है सर, ठीक है। कुछ कंपनी आने वाला है। अब जो आ गया है या जो आने वाला है, ये कंपनी अपना डिटेल्स यहाँ पर देता है। जैसे ये देखो, ओला इलेक्ट्रिक अभी अनाउंस, टू बी अनाउंस लिखा है, ठीक है ना। व्हाट इज ओयो टेक, ओयो ये जो ओयो रूम है ना सर, वो वाई ओ, हाँ हाँ, ओला इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। ये देखो हर्षदीप होर्टिको लिमिटेड, ठीक है। सर हाँ बोलो सर, स्क्रीन शेयर नहीं है सर नहीं है। हाँ तो इतना देर बाद बोला। आप लोग गजब करते हो सर, कोई नहीं बोला। सर आज तो बीएसएल का आया था, ये बीएसएल अभी है सर, हाँ सर। ততক্ষণ বলিস নি কেন বাবা, আমি বলে যাচ্ছি তখন দেখ কত কিছু। अच्छा देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब ये कंपनी आईपीओ के थ्रू से मार्केट से इक्विटी रेज कर रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मानो ये कंपनी बोल रही है कि इसका शेयर का दाम रहेगा 129 টাকা से 135 টাকা। 6 फरवरी को लिस्टिंग होने वाला है, ठीक है। 30 जनवरी से लेके, मतलब आज से स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख तक चलेगा, 3 दिन के लिए। ये एप्लीकेशन पीरियड है। ये वही चीज है जो लोग 11-12 लेवल में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन का एंट्री करते थे कंपनी अकाउंट्स में, वही चीज है ये। प्रोराटा अलॉटमेंट करते थे ना, शेयर फॉर्फीचर का एंट्री नहीं करते थे 11-12 में,
वही चीज है। भूल गए सर? याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? हाँ, शेयर एप्लीकेशन इशू करते थे, बैंक को डेबिट करते थे, फिर शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करते थे, फिर शेयर अलॉटमेंट का एंट्री करते थे, फिर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का एंट्री करते थे, हाँ, फिर फॉरफीचर का एंट्री करते थे, फिर री इशू का एंट्री करते थे। 12 ছিল। हाँ। अरे सर, ये कंपनी अकाउंट्स है, लेकिन ये जो कंपनी अकाउंट्स करते हैं ना, इसी के बेसिस में करता है। ये जो कंपनी शेयर इशू करेगा, इसका पूरा सिस्टम को नोट डाउन करने का अकाउंट्स का सिस्टम का नाम है कंपनी अकाउंट्स। ठीक है। और ये कंपनी देखो, ये बार है। अब इसका मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा बात करता हूँ। अब ये जो कंपनी अपना शेयर का दाम लेके अपना डिटेल्स लेकर, अब इसका कितना जरूरत है, मैं आपको क्या बोल रहा था कि इसका नीड है, इसका नीड है। एक एक जन से 14,500 टका करके लेगा। अब ये देखो कितना बता रहे हैं इसको, 2.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स एंटायरली फ्रेश इशू, माने अप्रोक्स 2 से 3 करोड़ टका इनको चाहिए। छोटा कंपनी है, बहुत ही छोटा, 2-3 करोड़ माने बहुत ही छोटा। तो 2-3 करोड़, 2.30 करोड़ का इसको चाहिए। अब जितना इनका जरूरत है वो अगर उनको मिल जाता है तो बल्ले बल्ले इनको, क्योंकि इनको, अच्छा ये अब आप बोलोगे सर करता क्या है? ये जो 2 करोड़ चाहिए, अभी तक का हाईएस्ट रहा है LIC का शेयर। LIC का कितना, बहुत कुछ 1,000 करोड़ या लाख करोड़ होगा। पेटीएम का रहा था 20,000 करोड़ या 21,000 करोड़ का, बहुत बड़ा IPO था पेटीएम, बहुत बड़ा शेयर का दाम। ठीक है, अरे मेरे को भटका मत सुन। तो ये जो पैसा ये लोग इशू करेगा माने कंपनी इशू कर रहा है, और हम लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके एंगल से है? ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मैं बात कर रहा हूं, इसको प्यार से बोलते हैं KE। ये किसके एंगल से है? कंपनी के एंगल से, क्योंकि इशू वो करेगा और हम लोग उनको पेमेंट करेंगे। हम लोग उनको पेमेंट करेंगे मैंने उनका शेयर लेना चाहते हैं, तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। वी आर इन्वेस्टर। तो जो इन्वेस्ट करेगा वो इन्वेस्टर है, जो इशू करेगा वो इशूअर है। तो कंपनी जो शेयर इशू करेगा, उसको इशू करने के टाइम पे उसको कुछ तो चिंता होगा रे बाबा, कि भाई मैं इशू कर रहा हूँ तो इसको मार्केट में लाने का कुछ खर्चा है। ऊपर से जो लोग इनका शेयर को खरीद रहा है उनको कुछ तो रिटर्न देना पड़ेगा। बिना बात का कोई इंसान किसी को क्यों पैसा देगा? जैसे मानो इसका शेयर का दाम कितना बता रहा था, 129 टका से 135 टका एक एक शेयर का दाम है। अब तुम 135 टका करके, अच्छा इसमें से कोई भी एक दाम में आप बिड कर सकते हो, इसको बोलते हैं बिडिंग करना। ये सब शेयर मार्केट क्लास में धीरे धीरे समझा जाता है डिटेल्स में, मैं शेयर मार्केट एंगल से बात नहीं करना। ठीक है, मेरा बात चल रहा है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंगल से। तो ये कंपनी मार्केट से पैसा इशू कर रहा है और हम लोग इनका कोई भी एक शेयर के दाम पे इशू करता है। इसमें इसको बोलते हैं प्राइस बैंड। इनमें से कोई भी एक दाम, मतलब 129 से 135 के बीच में कोई भी दाम लगा के आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर अप्रूवल हो जाए, अलॉट हो जाए, तो आपको दे दिया जाएगा। आपके अकाउंट से जितना अमाउंट होता है 135 इंटू 108 मिनिमम शेयर, आप काउंट इंटू करके देख लो, अराउंड 15,000 आएगा। कितना? प्रोराटा नहीं, तब एप्लीकेशन है 1 लाख शेयर का, लेकिन है 80 तो ऐसा हो गया इसने अप्लाई किया 108 उसको 50 में नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो एप्लीकेशन होगा वो सबको 108 ही मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा अप्लाई हो जाए, मैं समझ गया तेरा बात, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करेगा, ठीक है। अगर मानो कि कंपनी का डिमांड हाईफाई है और बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर दिया है, ऐसा हुआ है रिसेंट डेट में, हर बार होता है, और ज्यादा लोग अप्लाई करने से शेयर का दाम में भी प्रीमियम वैल्यू मिलता है, और इसी के चक्कर में लोग इस IPO को खरीदते हैं। ठीक है, रिसेंटली हुआ है, IRADA का शेयर 30 टका का शेयर अभी 170 टका में चल रहा है, एक महीने में नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, मोती सेंस बोल के कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी है, उसका शेयर डबल क्या 3 गुना बढ़ गया, रिसेंटली हुआ है। फिर से शेयर मार्केट में चला जा रहा है। Sorry. तो आप 129 से 135 के बीच में किसी भी दाम पे लगा सकते हो। 135 इंटू 108 करते हैं, ज्यादातर केस में लोग अपर बैंड को यूज करते हैं। हाँ, अपर बैंड को ही ज्यादातर केस में यूज करता है, ये मार्केट प्रैक्टिस है। अब कोई एक 129 में कर भी सकता है, अगर एप्लीकेबल हो गया, अलॉट हो गया, अलग बात है, बट नॉर्मल बात है अपर।
तो 135 इंटू 108 करके जितना पैसा होगा इतना पैसे से आपको एक लॉट मिलेगा, एक लॉट मिलेगा। कितना होता है रे 135 इंटू 108? 8,500 तो 14,500, 14,580 टका। अब ये कंपनी एक लॉट के बदले लिया है सर पब्लिक से। ऐसा जितना उनका जरूरत है, जितना लॉट होगा वो मिल जाएगा। 2 करोड़ या 3 करोड़ को तुम डिवाइड कर दो, इससे पता लग जाएगा कितना लॉट हो सकता है। 2.3 करोड़ को डिवाइड कर दो ना एक लॉट के साइज से, तो कितना लॉट इशू हो सकता है मिल जाएगा आपको। नहीं समझे बात को? हाँ ना, क्वेश्चन क्या है सर, हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी के एंगल से, कंपनी के एंगल से ये पैसा रेज करने के पीछे इनका कॉस्टिंग कितना है। अब पब्लिक को तो रिटर्न देना पड़ेगा, तो जो पब्लिक को मिलता है, जैसे तुम एक लॉट लिए, मानो अपना बर्मन साहब एक लॉट लिया, अपना तेज साहब एक लॉट लिया, शिल्पा ने मानो एक लॉट लिया, इन दोनों ने मानो 2-2 करके लॉट मिल गया, तो 2 लॉट 4 लॉट 5 6 7, ठीक है। मानो मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मैं कंपनी हूँ, मानो कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, और कुछ देर के लिए मान लो भाई, ठीक है। अब मानो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरे को क्या है, चिंता है कि भाई लोग भरोसा करके मेरे को पैसा दे रहा है, मेरे बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो मेरे को इनको क्या देना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न को प्यार से बोलते हैं डिविडेंड, रिटर्न को प्यार से बोलते हैं डिविडेंड। बात समझ रहे हो? तो ये रिटर्न कितना देना पड़ेगा? हाँ हाँ, कैपिटल एप्रिसिएशन तो कंपनी नहीं देता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मार्केट देता है। उसका उसका क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ, और क्या पूछा पहले वो तो समझना पड़ेगा सबको। उसने बोला कि सर अगर 135 टका का शेयर है, कल अगर ये शेयर मार्केट में हाई डिमांड में लिस्टिंग होता है, ठीक है, अभी लिस्टिंग नहीं है तो इनिशियल स्टेज में पब्लिक ऑफरिंग में, अब मानो ये कब लिस्टिंग हो जाएगा, 1 तारीख लास्ट डेट आईपीओ का, माने मोटा मोटी मान के चलो 6-7 तारीख आगे डेट दिया हुआ है, तो 6-7 तारीख को मानो ये मार्केट में लिस्टेड हो जाता है, और ये शेयर 135 टका का शेयर मानो 150 टका में चल रहा है जिस दिन लिस्टेड हुआ, तो पर शेयर में 15 रुपीज का गेन हुआ। तो ये 15 रुपीज का गेन कंपनी नहीं देता है सर, माने ये जो कंपनी है उसने आपको 135 के बदले 150 नहीं दिया। जैसे रिसेंटली आपको दिखाता हूँ, रियल दिखाता हूँ, रिसेंटली ऐसा बहुत केस हुआ है क्लोज्ड आईपीओ में। ये देखो, ये नोवा आज ही क्लोज हुआ है, एक सेकेंड। रिसेंट केस में काफी सारे हैं, ज्योति सीएनसी, एआईके, इनोवा। सर मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ, गूगल में डेटा मिलेगा। जैसे मानो मैं आईआरईडीए के बारे में बहुत बात करता हूँ, मोटिसन्स के बारे में बहुत बात करता हूँ, ज्यादा पुराना डेटा नहीं है ये, एकदम रिसेंट है, आप जस्ट देख लो 1 जनवरी, ठीक है। ये एक्चुअली दिसंबर के एंड पे आया था, 29 नवंबर। 60 टका दिख रहा है ना सर, 30 का शेयर था, मैं बोला ना अभी 30 का शेयर था, मैंने आईपीओ में दाम था 30 रुपीज, लिस्टेड हुआ 60 पे, तो 30 का शेयर 60 में लिस्टेड हुआ, मैंने 100% दाम है। तो ये जो 60 रुपीज क्या कंपनी दे दिया? अरे ना 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 ना, ये कंपनी नहीं देता है, मार्केट का ओवर एक्सेस डिमांड शेयर का दाम को बढ़ा देता है। हाँ, जब तुम बेचने जाओगे तो सामने वाला खरीदेगा, तो जिसने मानो उस टाइम पे शेयर मैंने 30 टका में शेयर खरीद के 60 टका में निकल जा रहा है, 30 टका प्रॉफिट, बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। अब वो देगा, वो मेरे को 60 टका देगा क्योंकि इतना हाई डिमांड है। जैसे मानो मैंने अप्लाई किया था, मेरे को मिला है, ठीक है, अब मैं मानो 60 टका में निकल गया, ठीक है, लेकिन अभी होल्डिंग में है मेरा, ठीक है, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा अभी होल्डिंग। तो अब मानो कि मैं निकल निकल गया, अब मैं जब निकला तो कोई मेरे को पैसा दिया, मैं जब निकला मेरे को कोई पैसा दिया, तो वो मेरे को 60 टका दिया। अब 60 टका में जिसने अप्लाई किया, वो अभी मानो 100 रुपए में जाके बेचा, तो उस टाइम पे मार्केट प्राइस 100 हो गया। तो अब आप बोलोगे सर दाम क्यों बढ़ता है? सर ये जो मार्केट में प्राइस गेन होता है, ये जिसने बोला कि कैपिटल एप्रिसिएशन या शेयर का प्राइस एप्रिसिएशन, इसमें जो पैसा मिलता है ना, इसको इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कहते हैं, इसको कैपिटल गेन कहते हैं। ये रिटर्न कंपनी नहीं देता है, ये रिटर्न मार्केट में कंपनी का शेयर पाने के लिए हर कोई पागल है कि भाई मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए,
उस पर्टिकुलर कंपनी, तो इतना हाई डिमांड हो जाता है कि ऑटोमेटिकली शेयर का दाम बढ़ जाता है। कभी कभी उसका मार्केट प्राइस से भी वो बहुत हाई चलता है। नहीं, पेटीएम का शेयर, मेरा लॉस हुआ था, मैं लॉस खाया था तभी तो बता रहा हूँ। पेटीएम का शेयर 2 साल हो गया अप्रोक्स, ठीक है। ये देखो जब आया था, 1 साल नहीं, मुझे 5 साल का डेटा चाहिए। ये देखो जब आया था, इसका शेयर का दाम रखा गया था 2100 टका, 2100 अप्रोक्स। लेकिन ये लिस्टेड हुआ था 1900 में, देख सकते हैं आप लोग। ये देखो 1900 में लिस्टेड होने के बाद ये धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरना चालू किया, और गिर के एक एक शेयर का दाम 570 ऐसे में आ गया था। मैंने बेसिकली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आते आते 2000 का शेयर 500 में, 1500 पर शेयर में लॉस। देखो अभी इसको देख के ही रोना आ गया। मैं भी खाया था सर, मैं भी 2100 में लिया था, फिर मैं आई थिंक 1600 समथिंग में मैं बेच दिया था उस टाइम पे। 400 टका पर शेयर में मैं लॉस खाया था। पर बाद में मैं रिलायंस पेटीएम में रिसेंटली में फिर से देखा, आप लोग उसको पता है कि क्या हुआ। तो ऐसे पेटीएम का शेयर बार बार ना, वो मैंने क्या हुआ था, एक सर्टेन पॉइंट पे जाता है और आप होता है, सर्टेन पॉइंट पे जाता है और आप होता है। तो मैं ट्रेड कर करके वो जो लॉस था ना, उसको 4 गुना भरपाई किया। वो मेरा मतलब दुश्मनी निकाला मैंने उसके साथ, क्योंकि वो मेरे को आईपीओ में लॉस करवाया था ना। तो मैं बाद में ना इसमें ट्रेडिंग कर करके इसका दुश्मनी निकाला, और स्टूडेंट लोगों को भी बोला कि डरो मत, इसमें दम है, तभी मैंने लिया था। किसी कारण से मार्केट उसको समझ नहीं पाया, तो गिर गया था। तो फिर बाद में जो डर गया वो मर गया। तो मैं डरा नहीं था, डांट, मैं खड़ा था, और मैं फिर से इसके ऊपर कम से कम 5 बार मैंने इस पर ट्रेड लिया। एक बार 500 में खरीदा, 700 में बेचा, इस बार तो 590 में खरीदा, अभी भी ठीक है। वो तो लिया, काफी लोगों को मैंने ऐसे भी बोला ले लो सर, 200-250 कमा के बैठा हुआ है, मिठाई खाने का बात किया है मेरे को। 900 का टारगेट दिया मैंने ना। चलो वो बात अलग बात है, सुनो, फिर से शेयर में चले जाते हैं। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम मेरे साथ, यही प्रॉब्लम है। सुनो, तो फिर कंपनी देता क्या है सर? कंपनी आपको इन्वेस्ट करने के कारण रिटर्न देता है डिविडेंड के रूप में। ठीक है, चलो शेयर मार्केट से निकल जाओ, तो यहाँ पर रहोगे तो दिक्कत हो, डाइवर्ट हो जाओ। नाउ पॉइंट इज दैट ये जो आपको कंपनी ये जो एप्रिसिएशन दे रहा है ना, ये एप्रिसिएशन एक्चुअली शेयर का गेन है। ये गेन कंपनी अपने कॉस्टिंग के काउंट नहीं करता। कंपनी का कॉस्टिंग क्या है, जैसे मानो आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको डिविडेंड के रूप में कंपनी को देना पड़ेगा, वो उसका कॉस्ट है ना। क्वेश्चन है सर कितना डिविडेंड देगा? सर उतना तो दे ही देगा जितना मार्केट फ्री में देता है, रिस्क फ्री जो देता है। जैसे मानो आपका पैसा बैंक में रखने से 7% आ जाता है, तो 7% तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको शेयर में क्यों पैसा दूं? सिंपल बात है, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ कि अगर बैंक मेरे को 7% दे रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे को 8% दे रहा है, और ये शेयर में मैं अपना इतना माथा खराब करके सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लेके, हाँ दुनिया ने जुआ बोला फिर भी उनसे लड़के मैंने कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, और फिर तुम मेरे को 6% 7% दोगे, क्या मतलब है? मैं तुमको पैसा दूंगा ही नहीं, और बिना टेंशन का रात का नींद खराब होगा, है ना। 1 लाख लगा के भाई क्या होगा कल अगर गिर गया तो अगर तुम मेरे को 15% कम से कम रिटर्न दोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँ, डबल दोगे तो ही ना आएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये बेसिक कॉस्टिंग होता है। अब ये कॉस्टिंग कंपनी के लिए क्यों जरूरी है? सर जरूरी है ना, क्योंकि कंपनी कॉस्ट को ओवरकम करेगा तो ही ना कंपनी प्रॉफिट कर पाएगा। नहीं समझे? कंपनी 100 रुपया मार्केट से रेज किया, 100 रुपये पे समझते हैं, 15% डिविडेंड दिया, तो 100 टका में 15% रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। तो 15 टका अगर मार्केट को डिविडेंड दे रहा है, तो 100 रुपए में 15 टका तो कॉस्टिंग हो गया कंपनी का। तो कंपनी को अगर अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है और अपने जो ओनरशिप है उनको भी कुछ पैसा चाहिए होगा, तो 15 टका से ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो अगर वो 17% कमाता है, अगर वो 17% कमाता है तो 2 टका रहेगा उनका। अगर वो 20% कमाता है तो 5 टका रहेगा उनका। कॉस्टिंग से तो ज्यादा करना पड़ेगा, तो ही जाके बिजनेस रन हो सकता है, नहीं तो कंपनी मुश्किल में जाए। लेकिन देर इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिस्की नहीं है। रिस्की क्यों नहीं है? अगर कल IRDA या पेटीएम, जैसे मेरा पैसा गिर गया था, मेरे को कंपनी ने डिविडेंड दिया है, वो अलग बात है, क्योंकि मैं अभी कभी दिन तक होल्डिंग में था। लेकिन अगर वो मानो आपको डिविडेंड नहीं देता, अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, तो आप क्या क्लेम कर सकते हो? द आंसर इज नो, यू कांट क्लेम। इक्विटी में क्लेम नहीं होता है। क्लेम किस पे होता है? डेब्ट में होता है। माने अगर ये एक शेयर ना होकर लोन होता, मानो तुम कंपनी को लोन देते, तो तुम क्लेम कर पाते। क्लेम कर पाते माने जोर का क्लेम कर पाते। जैसे बैंक हमको लोन देता है, और अगर बैंक का कभी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता, तो बैंक हमें चिट्ठी भेजता है कि आपका इंटरेस्ट ड्यू है, ईमेल करता है। अगर 2-3 बार फेलियर हो जाते हैं तो ऑफिसर भेज देते हैं, फिर मोहल्ला में आके नाटक खड़ा कर देता है, मानो साल भर का तुमने पेमेंट नहीं किया। तो तुम जिस मोहल्ले में रहते हो ना, वहां पर पूरा एकदम बहुत मुश्किल कर सकता है, तुम्हारे बारे में एकदम उल्टा सीधा बोल के, मानो लाखों मार के रखे हो बैंक का, तो बैंक छोड़ेगा नहीं, इज्जत तो दाव पे आ जाएगा ना। तो ये होता है। तो लेकिन डेब्ट तुमको देना पड़ेगा, जैसे बैंक का लोन देना पड़ता है। अगर तुम किसी कंपनी को लोन देते हो, तो लोन का जो रिटर्न अमाउंट है, वो बैंक तुमको, कंपनी तुमको 100% देगा, और तुम्हें उसमें क्लेम करने का पूरा राइट है। लेकिन डिविडेंड पे क्लेम करने का कोई पक्का राइट नहीं। सर राइट नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस सर। मैंने एक होता है कंपलसरी, एक होता है कंपलसरी। कहाँ गए दर्शक, कहाँ खो गए? एक होता है कंपलसरी, लेकिन मानो कि कंपनी प्रॉफिट कर रहे हैं, फिर भी आपको डिविडेंड नहीं दे रहे, तो कंपनी फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। तो भाई तुमने शेयर होल्डर का पैसा लिया और मौज कर रहे हो और दिखा रहे हो नेगेटिव इनकम, ये कैसे हुआ है? तब तो ऑडिटर भी गड़बड़ करके बैठा होगा, चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी उसके अंदर है, कंपनी सेक्रेटरी, सब कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, क्योंकि रिपोर्ट तो फ्रेश दिख रहा है। तुमने रिपोर्ट को मैनिपुलेट कैसे किया? प्रॉफिट है फिर भी प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि डिविडेंड देने के चक्कर में। तो इन दैट केस वो क्लेम हो सकता है। लेकिन अगर मानो कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, आपको रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं बोल सकते डिविडेंड के केस में। लेकिन लोन के केस में इनकम करो ना करो, खुद खाओ ना खाओ, कंपनी को पहले देना पड़ेगा। बात समझ में आ जाए? हाँ, तो ये सब मैटर है। अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बहुत सारा चीज लिखे भी थे, और बहुत सारा बात क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस भी किए थे। ये देखो क्या क्या डिस्कशन हुआ था, मैं एक बार फटाफट रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट के लिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिफर्स टू द रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स इक्विटी फंड इन ऑर्डर टू गिव टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय देम। मैंने बेसिकली कंपनी को जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, जो शेयर होल्डर को चाहिए, वही कंपनी को चाहिए, उसी को आरई कहते हैं। क्या कहते हैं? आरई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विटी, इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी क्या होता है? ये जो आईपीओ इशू किया, ये एक्सटर्नल इक्विटी है। इन नहीं, लोन का बात ही मत कर यहाँ पर। ये सारा खेल इक्विटी, इक्विटी का मतलब ही होता है ट्रू ओनरशिप। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का जो सैटरडे वाला मेरा क्लास चलते हैं, वहां पर हम तो यही सब बात करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अकाउंट जहाँ खत्म होता है, फाइनेंस वहां स्टार्ट होता है। तो अगर आपका अकाउंटिंग ग्रिप सही नहीं रहेगा, तो फाइनेंशियल मैटर आपको मुश्किल करेगा। इसलिए सैटरडे वाला जो मेरा फंडामेंटल वाला क्लास है ना, वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, वो अकाउंट्स का ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी है। एग्जाम के लिए तो जितना चैप्टर है वो तो मैम कराते हैं अकाउंट्स का, बट मैं इसलिए कराता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना रहे। क्योंकि कॉन्सेप्ट दिक्कत होगा तो आप फर्दर चैप्टर में मुश्किल में पड़ जाओगे, और फाइनेंस में भी दिक्कत में पड़ जाओगे, कॉस्टिंग में भी दिक्कत हो जाएगा। हर चीज में कनेक्टिविटी है, तभी बोलता हूँ। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? इंटरनल इक्विटी का मतलब होता है रिटेन अर्निंग। अब व्हाट इज रिटेन अर्निंग? जो आपका कमा हुआ पहला पैसा है, मतलब पुराना पैसा, पहला पैसा नहीं, पुराना पैसा। मानो कि आपके पास ओल्ड प्रॉफिट है, जिसको आपने रिजर्व करके रखा था, बिजनेस पे लगाया नहीं था, अब उस पैसे को बाद में बिजनेस पे लगा रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरा पैसा पुराना पड़ा हुआ था, मैं रिजर्व में रखा हुआ था। जैसे आप लोग अकाउंटेंसी में रिजर्व सरप्लस बोल के एक टॉपिक पढ़े होंगे कंपनी अकाउंट्स करने के टाइम पे, कभी ना कभी किए होंगे 11-12 लेवल में भी, तो कर रहे थे ना वही चीज। हाँ ठीक है, तो वही रिजर्व का जो पैसा है ना कंपनी का, तो वो रिजर्व का पैसा कंपनी जब बाद में यूज करने के लिए लाते हैं,
तो उसके लिए कंपनी को बाहर में तो इशू नहीं करना पड़ा। जैसे ये तो शेयर मार्केट में आ रहा है तो इसको बहुत सारा चोचलाबाजी करना पड़ता है, ये पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता। इसके लिए कंपनी को मार्केट बैंकर ढूंढना पड़ता है, अंडर राइटर ढूंढना पड़ता है, वो उसको मार्केटिंग करता है, कंपनी के बारे में लोगों को बताता है, सेबी को एक फीस देना पड़ता है, तब जाके ये आईपीओ के थ्रू से कंपनी को पैसा मिलता है, चाहे 2 करोड़ हो या 2000 करोड़ या 20,000 करोड़ या 2 लाख करोड़। उसी को तो फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। वही सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट 2 क्लास पढ़ो, आपको काफी आइडिया मिलेगा। इवन कॉस्ट ऑफ डेब्ट में भी ये सब बात हुआ था, जो लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट का भी क्लास किए। सो आईपीओ लाने का खर्चे के बारे में भी वहां पर बात हुआ था, लाने का खर्चा मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर, ये इंटरनल इक्विटी का मतलब होता है कि मेरे पास पुराना पैसा है, उसी को मैं बिजनेस पे लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंपनी को खर्चा नहीं होता, क्योंकि मेरा ही पैसा मैं लगा रहा हूँ, खर्चा क्या है भाई। लेकिन मेरा पैसा नहीं है, मैं बाहर से लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, तो इसमें खर्चा है, झमेला है, तो जाके कंपनी आईपीओ के थ्रू से ये पैसा उठाते हैं। समझ में आ रहा है सर, एकदम प्रैक्टिकल बात है, किताबी बात नहीं कर रहा हूँ और करूंगा भी नहीं, क्योंकि हर एक चीज एकदम प्रैक्टिकल चीज है। जितना सोच पाओगे, जितना फील कर पाओगे, देख पाओगे, उतना बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। तो इसी के ऊपर बात था कि क्या होता है नहीं होता है, तो पिछला 2 क्लास एक बार कर लोगे, जिसका जो भी छूटा हुआ है वो उसको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास जो था उसको थोड़ा सा मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। ये एक मॉडल था, मैंने बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारा टेक्निक यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है सर? टेक्निक। एक टेक्निक नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आइडेंटिफाई करने का, कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है। जैसे एक पॉपुलर टेक्निक है सर, CAPM मॉडल। इस मॉडल के बारे में लास्ट वीक के क्लास में बात हुआ, CAPM, ठीक है। इससे पहले और एक आई थिंक अर्निंग किसी में से कोई एक हुआ था, कौन सा हुआ था बोलते, रियलाइज डील अप्रोच हुआ था, ठीक है। रियलाइज डील अप्रोच और CAPM इन दोनों में बात हुआ है। जैसे आज का जो मैं मॉडल में बात करूंगा वो बेसिकली डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड प्राइस अप्रोच या DDM अप्रोच, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पे बात करूंगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे देखना, दिमाग में आ जाएगा। और उसके बाद ये ग्रोथ अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, ये ग्रोथ और डिविडेंड को एक साथ मिला के ही बात करूंगा, और अर्निंग प्राइस से बाद में बात करूंगा। बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को ढूंढने का भी अलग अलग तरीका है सर, ये तरीका जानना पड़ेगा ना सर, जानना पड़ेगा। जैसे CAPM मॉडल का जो डिस्कशन था, इसमें हम लोगों को क्या पता चला था, मैं आपको बताता हूँ। एक होमवर्क था, होमवर्क को डिस्कस करते हुए था। तो फिर क्या होगा, जिनका होमवर्क था उनको भी खुशी मिलेगा कि सर ने होमवर्क सॉल्व कराया, और जिनका, चलो आप लोग भी करो, क्वेश्चन तो करने का कोशिश करो। अरे सब समझेगा, मैं बोला ना, थोड़ा बस माथा को कनेक्ट करो जिस चीज के साथ जरूरी है। देखो क्या बोलता है, यील्ड ऑन ट्रेजरी, लिखो लिखो फटाफट लिखो, जिनका लिखा हुआ नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी होमवर्क था, यील्ड ऑन ट्रेजरी था 4%, यील्ड ऑन ट्रेजरी था 4%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 13%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 13%, फाइंड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक विद a beta 2, विद a beta equals to 2। सर अब बीटा क्या है, बोलो बीटा क्या है, कौन सा वाला बीटा? हाँ मैथ्स वाला ही बीटा, ये बीटा मैथ्स वाला ही बीटा है, अल्फा गामा बीटा, वही बीटा। बीटा एक आइडेंटिटी फैक्टर है, वेरी गुड, सेंसिटिविटी ऑफ मार्केट को बताते हैं। मतलब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हो सब थोड़ा बहुत, हाँ। तो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल के एक टॉपिक होता था, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ, अच्छा लिख ले, सॉरी सर, लिखो लिखो, चलो क्वेश्चन लिख लो, लिखो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा Q अच्छा ये इनटू P बाय Q, ये उल्टा होगा ना। डेल्टा Q बाई डेल्टा P,
पूरा फॉर्मूला का प्राइस फिर क्वांटिटी और आगे परसेंटेज लगा, परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स का बात कर रहा हूँ, जो आप लोग बचपन में किए होंगे, क्लास 11 लेवल में पढ़ाया जाता है। उस टाइम पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो फिर आज इतना दिक्कत ना होता। जो भी हो, अब क्या करें, ड्यूज तो चुकाना पड़ेगा, ड्यूज चुकाना पड़ता है। तुम ड्यू को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बढ़ के दिखाओ, बिना ड्यू चुकाए अगर तुम आगे बढ़ सकते हो तो मुझे आगे divided by बता। percentage in price. हाँ बोलो सर, परसेंटेज। Change in quantity divided by percentage change in price. हाँ सर, यही तो लिखा ना मैंने, नील, वेरी गुड। Yes, sir. परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मैंने बेसिकली इसको डेफिनेशन वाइज आप लोग शायद ऐसे पढ़े थे, मैं हिंदी में बोलूं। प्राइस का, इसको हिंदी में कैसे बोलूं, इंग्लिश में बोल, मैंने प्राइस का परसेंटेज चेंज के कारण, से फॉर एग्जांपल प्राइस 1% चेंज होता है, प्राइस 1%, मानो किसी चीज का दाम 100 रुपीज है, ठीक है, इसका प्राइस 1% में चेंज हो गया, माने 100 का 1% जितना होता है 1 टका। मानो 100 का चीज 99 हो गया, या फिर 100 का चीज 101 हो गया, माने प्लस माइनस 1 हो गया। तो किसी भी चीज का 1% दाम बढ़ने के या चेंज होने के कारण, बड़ा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, 1% दाम चेंज होने के कारण उसके डिमांड में जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसके परसेंटेज डिमांड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट इस चेंज को डिनोट करने के लिए डेल्टा को यूज किया जाए। तो ये हो गया सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांड, जो आप लोग बचपन में डिमांड में पढ़े थे। और ये जो बीटा है ना, ठीक है, ये जो बीटा है ना, अभी मैं इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के साथ में फाइनेंस का बहुत जोर का रिश्ता है। सारे रिश्ते नाते ही ढूंढने निकले क्या? यहाँ पर बीटा का सिंपल मतलब है कि बीटा किसी भी शेयर का सेंसिटिविटी को बताता है, कि थोड़ा सा मार्केट चेंज होगा तो कोई शेयर कितना चेंज हो सकता है। इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन शेयर मार्केट का एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे मानो निफ्टी 50 नाम तो सुने होंगे, हाँ, निफ्टी 50 माने भारत का इंडेक्स है ये, स्टॉक मार्केट लेवल में, इसके अंदर इंडिया का टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी का लिस्टिंग रहता है। तो निफ्टी 50 में जो कंपनीज है, तो उसमें कोई एक कंपनी, से फॉर एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस के 1% चेंज होने से, या फिर ऐसे बोलो कि मार्केट के 1% चेंज होने से रिलायंस कितना प्रतिशत चेंज होता है, उस पर्टिकुलर सेंसिटिविटी को बीटा से डिनोट किया जाता है। और ये चीज ही मैं लास्ट क्लास में समझाने का कोशिश किया था बीटा के थ्रू से। नाउ अभी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन इजी है, अंडरस्टैंडिंग टफ है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यील्ड ऑन ट्रेजरी 4%। ट्रेजरी क्या होता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकार जहां पर आपको सिक्योर्ड पेमेंट करता है। जैसे अभी करेंटली ट्रेजरी का कितना चल रहा है, कैसे पता लगेगा? अगेन ओरिजिनल डेटा देखो, देखो सर, पढ़ाई करना है, उसका रियलिटी चीज जानना है, नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। ये देखो, पूरा खोल देंगे आपको, ओपन करके देंगे। ये देखो, देख रहे टी बिल्स, इसे बोलते हैं ट्रेजरी। ये डेटा रिसेंट डेटा है एकदम, आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के आपको दिखा। टी बिल्स माने ट्रेजरी बिल्स, इसमें ये देखो 91 डेज का है, मैंने 91 डेज के लिए पैसा रखोगे तो कितना परसेंटेज आपको इंटरेस्ट मिले? 7% एनुअल इंटरेस्ट है। 182 दिन का भी है, 364 दिन का भी। तो ट्रेजरी का रेट कितना बता रहा है अभी? 7%। सिमिलरली एक रेट मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में देके रखा, कितना? 4%। माने ट्रेजरी बिल माने क्या? गवर्नमेंट का तिजोरी का रिटर्न। गवर्नमेंट के तिजोरी में पैसा रखो, बदले में गवर्नमेंट आपको इतना देगा। बात समझे कि नहीं? तो अगर आप 4% आपको गवर्नमेंट अगर यील्ड देता है, तो ये आपका सिक्योर पैसा है, इतना तो आपको मिलेगा, मार्केट से दे रहा है। तो बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 13%। मार्केट पोर्टफोलियो माने निफ्टी, सेंसेक्स एक्सेट्रा। यानी ये जो सेंसेक्स निफ्टी है ना शेयर मार्केट का, इसे मार्केट पोर्टफोलियो कहते हैं। कि मार्केट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेशंस कितना है? 13%। बात समझे कि नहीं? जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको मार्केट एक्सपेक्टेशंस का होता है।
फाइंड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक, अगर कोई स्टॉक जिसका बीटा 2 है आपको कितना रिटर्न मिले, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, चलो सॉल्व करो। कहीं कर रही आप लोग, बहुत बात कर रहे हो, वाह दिल खुश हो गया। गार्डन गार्डन में जो लोग ऑनलाइन में हो, किसी ने किया सर? सैनोन आंसर क्या है? अभिजीत सर उस दिन भेज दी थी मैं। तुमने मेरे को भेजा था ना? हाँ 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 हाँ, सैनोन मेरे को तो उसी दिन भेज दिया, याद आ गया सर। एज पर CAPM रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। लिख लो, डोंट वरी, समझ जाओगे। जो लोग सोच रहे हो कि क्या पता क्या सब लिखा रहे, इडिंग बिडिंग तिडिंग लिखा रहे। आरई माने क्या? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। RF क्या होता है? रिस्क फ्री। रिस्क फ्री माने, अरे बहुत इजी चीज है। रिस्क फ्री माने जहां पर पैसा रख के पैसा डूबेगा नहीं, सिंपल बात है। तो रिस्क फ्री मेरे को कितना दे रहा है? ट्रेजरी का पैसा। अरे बाबा, रिस्क फ्री रिटर्न मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है? ट्रेजरी का पैसा। क्वेश्चन में क्या है? 4%। ओके की ना? तो आप मेरे को रिस्क फ्री तो 4% देगा बोल रहे हैं ना, प्लस मार्केट रिस्क कितना है? RM माने मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम माने इंडेक्स कितना देने का बात कर, मार्केट पोर्टफोलियो 13%, तो RM हो गया 13। उससे RF को फिर से माइनस करो। RF कितना है? 4। बीटा कितना बोला? कैलकुलेट कर लो। 22% रे बाबा, पहले ब्रैकेट का काम करना है। कई लोग क्या करते हैं ना, पहले 4 को ऐसा करते, 4 प्लस फिर इसके साथ करते। पहले ब्रैकेट करो, 13 माइनस 4 इंटू 2 करो। पहले 13 माइनस 4 करो, फिर उसको 2 करो, फिर 4 के साथ प्लस करो। पहले ब्रैकेट का काम करना चाहिए। हाँ हाँ, तो वही तो तरीका गलत हो गया ना। मैंने कोई अगर क्या करेगा, 13 माइनस 4 17, 17 4 21, फिर 21 इंटू 2 ऐसा करेगा, तो 13 माइनस 4 कितने थे? 9। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13। 13 इंटू 2 26 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं। 13 माइनस 4, ये ब्रैकेट का काम पहले करना है। तो 13 माइनस 4 किया कितना? 9। 9 के साथ पहले मल्टीप्लीकेशन का काम करो, बॉटमास रूल होता है, याद है ना? तो फिर मल्टीप्लीकेशन करो 2 के साथ, फिर प्लस का रूल आएगा। हाँ, यही तो बॉटमास सिखाते थे ना बचपन में टीचर। तो 22%। ये सब सिली मिस्टेक ना करो सर। अब मैं क्या हाँ लगता रहता है। 22% माने कॉन्सेप्ट क्या था कि जब मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न 13%, रिस्क फ्री है 4%, तो जो जिसका बीटा 2 है, अब जो लोगों को बीटा समझ में नहीं आ रहा है वो बस इतना समझो कि हमें बीटा को बस यूज करना है। ऐसे बीटा निकालते कैसे हैं ये आप लोगों को नहीं पूछता है, एग्जाम में भी नहीं देता है। आपको बस बीटा का एप्लीकेशन करना। बात समझेंगे नहीं? बीटा कैसे निकालेगा ये मैथमेटिशियन करेगा, ये आप लोगों का काम है। आपका काम है एज पर फाइनेंस एंड अकाउंट्स कितना रिटर्न देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करके बताओ। तो ये 22% हो जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, माने एक कंपनी को अपने शेयर होल्डर को 22% रिटर्न देना पड़ेगा। ये है इसका बेसिक, समझे कि नहीं? और एक क्वेश्चन था, यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला है 5%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 7%, ठीक है? मार्केट रिस्क प्रीमियम 7%। फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक विद बीटा ऑफ 2। सिमिलर क्वेश्चन करके बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लो सर, लिख लो। कितना? 9%। बीटा किसको? बीटा का मतलब बीटा 2 है, 2 है। समझ गए सर? वो जो फॉर्मूला है, वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है। हाँ
ये सब फॉर्मूला तब भी याद कर लेंगे। हाँ, याद इसलिए हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो याद करते रह जाओगे। किताब खोल के देखो, देखने से डर लगे। किताब खोल के देखो ना, तुमको फॉर्मूला देख के डर लगेगा। हम लोगों को भी लगता था, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हर चीज में डर लगता है, पर देख के लगेगा भाई ये पढ़ना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। लेकिन समझ जाओ, देखना उसी में तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़े। ये भी हो गया ना सबका। अच्छा, मैं मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, करा देता हूँ। एज पर सीएपीएम, अच्छा ये जो भी मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ सब एज पर सीएपीएम मॉडल यूज कर रहा हूँ। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बहुत सेलिब्रेटेड मॉडल है सर, हमारे दुनिया भर में लोग यूज करते हैं, अमेरिका से लेके। आर्बिट्रेज कहाँ से सुन के आया था? इसी का वो सेकंड वर्जन वो आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज में भी ये चीज यूज होता है। आर्बिट्रेज का मतलब होता है जब तुम किसी भी एक शेयर को एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में बेचते हो, उसके थ्रू से आर्बिट्रेज कैलकुलेशंस भी होता है। ठीक है, अभी आर्बिट्रेज का पॉइंट कभी आएगा तो मैं बताऊं। इसी का सब्स्टिट्यूट था। सब्स्टिट्यूट बोल के बोला था। हाँ, एक्चुअली बहुत सारा सब्स्टिट्यूट है ना अप्रोच का। 5 टाइप का improvement। एज पर सीएपीएम कितना क्या हो जाता है सर? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या करना है, कितना था मेरा आरएफ, कितना था 5, मैंने फ्रीली कितना मिलेगा मुझे मार्केट से 5। मार्केट रिटर्न कितना बता रहा है 7%, रिस्क फ्री है, इंटू बीटा कितना है 2, कैलकुलेट करो 9%। मैंने 9% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अगर मतलब मार्केट में शेयर होल्डर लोगों को रिटर्न इतना देना ही पड़ेगा कंपनी, समझे कि नहीं? ठीक है, ये सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि कितना रिटर्न देना है और कितना नहीं। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज एक न्यू टॉपिक करते हैं। होमवर्क सॉल्व हो गया, यही 2 होमवर्क था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, देखा ना, कैलकुलेशन तो बच्चा भी कर देगा, समझे कि नहीं? ये जो प्लस माइनस इंटू था इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि उस चीज को करना क्या है तो तुमको कितना मतलब क्वेश्चन देख के तुम डर जाओ। देखो ना, तुम लोगों को तो पता नहीं था, चलो क्लास क्लास नहीं की, क्वेश्चन पढ़ के अटपटा सा नहीं लग रहा था, लेकिन कैलकुलेट करके क्या लगा, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फाइनेंस यही चीज है। फाइनेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के आधा से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है करना क्या है, ऐसे बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहेगा फाइनेंस का क्वेश्चन। करना क्या है पता ही नहीं है, करना क्या है। कॉस्टिंग में अकाउंट्स में देखेगा सबका पेन चल रहा है, क्योंकि कॉस्टिंग में क्या है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि कॉस्टिंग चलेगा, हाथ अकाउंट्स में भी हाथ चलता है सबका, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं जर्नल करना पड़ेगा, टीएल बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट करना पड़ेगा, हाथ चलेगा। एफएम में लुटिया गोल, चुपचाप बैठे, क्या रे भाई, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है भाई, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कभी पढ़ा ही नहीं है। फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला लगा है, मतलब फॉर्मूला का भी तो बात करें, फॉर्मूला लगा है तो कौन सा लगा है? फिर बीकॉम लेवल में फिर भी क्या थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन रहता है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके फिर भी 15 आ जाएगा लग रहा है चलो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जगह नहीं है। थ्योरी दे सकता है, मानो कि दे दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस्मत अच्छा है तो मिला 2-4 नंबर, लेकिन ऐसा देगा इसका चांसेस पता नहीं। कोई कोई ठीक नहीं है कि तुमको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा, मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा तो फिर तुम ऐसे सोचो करना क्या है। स्टूडेंट आके बताए सर की করতে হবে সেটাই তো বুঝতে পারলাম। अब हो सकता है कि थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया, लेकिन करने के टाइम पे सबका क्या है ना सर, पूरा जितना मैट के अंदर था सब कर लिया। हमें मेरा बना सर आपका इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा क्लास डिटेल्स में रहता है, इतना सारा बात करता रहता हूँ, कॉन्सेप्ट देता रहता हूँ, पढ़ा ही नहीं, सिर्फ मैट का क्वेश्चन देख के चला गया, हाँ हाँ सब हो जाएगा। अब वहां पर जाके मैट से एक भी सवाल नहीं करता है, एक भी सवाल मैट से नहीं आता। अगर कभी आप इधर कोई डिजिट अगर मैच कर गया तो अलग बात है, पूछता ही नहीं है मैट से, और मैट में होता ही कितना है सब। फिर पीछे देखना 2-4 करके क्वेश्चन है, वो भी पूरा पूरा नहीं होता है,
होता भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, मैथ में क्वेश्चन हो ना हो डजेंट मैटर, बट मैथ के अंदर क्या है ना, कॉन्सेप्ट तो दिया हुआ है, उसको तो कोई पढ़ता ही नहीं है, ये दिक्कत है। इसलिए हो सकता है कि क्लास लेंदी हो सकता है हम बहुत ज्यादा बकबक कर रहे हो। आज काफी लोग नया कर रहा है इसलिए थोड़ा ज्यादा बकबक करना पड़ा, नहीं तो सिर्फ लिखाते लिखाते ही टाइम बीत जाता है। चलो देखो, हेडिंग करो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। सरदार जी, आपका दिमाग हैंग हो गया क्या? सरदार जी आज बहुत मेहनत किया, 3 क्लास कर रहे हैं, सुबह किया, अभी शाम को किया, फिर अभी कर रहे हैं, बीच में खेल भी लिए। ये अच्छा, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अनदर मॉडल है सर, अनदर इंटरेस्टिंग मॉडल। Here we set 2 targets। हम लोग 2 टारगेट फिट करते हैं। टारगेट 1, विकेट का टारगेट नहीं रहे, सर सोच रहा होगा विकेट लेना है, टारगेट ईयर कट डाले, विकेट टू विकेट करें, ऑफ स्टंप पे डाले। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, टारगेट 2, ये वाला क्लास तो जो लोग शेयर मार्केट का क्लास करता है उनके लिए बहुत वाइटल क्लास है। टारगेट 2, कैलकुलेशन ऑफ RE यूजिंग DDM। कैलकुलेशन ऑफ RE माने रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, रिटर्न एक्सपेक्टेड या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक ही बात है, रिटर्न एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग DDM। तो पहले टारगेट 1 को करते हैं, फिर धीरे धीरे टारगेट 2 में भी चले जाएंगे। हेडिंग कर दो सर, टारगेट 1, वैल्यूएशन ऑफ शेयर यूजिंग DDM। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, IV0, देखो लिखो समझा दो, IV0, IV0 माने इंट्रिंसिक वैल्यू। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो लिखो इंट्रिंसिक वैल्यू। सर क्या है सर ये इंट्रिंसिक, ये सब वर्ड ही नहीं सुने, नहीं सुना ना सर? सुने जी, माने की तरह इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, लेकिन फाइनेंस में यही वर्ड यूज होता है। ये IV बहुत बात होता है तो आपको आदत करना पड़ेगा, मैंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में यही बात चलता है। ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू भी बोलते हैं, कोई ओरिजिनल भी बोलते हैं, कोई एक्चुअल भी बोलते हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ना, किसी भी शेयर का क्या दाम मार्केट में चलना चाहिए इसका पता लग जाए। क्या दाम एक्चुअल में किसी शेयर का होना चाहिए वो पता लग जाए। इसलिए मैं बोला जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, शेयर का एनालिसिस करता है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत वाइटल टॉपिक है। रिसर्च एनालिस्ट बोल के एक प्रोग्राम होता है, शेयर मार्केट स्टूडेंट को अलग से कराया जाता है, वहां पर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है अलग से, लेकिन आप लोगों के लिए बाय डिफॉल्ट फाइनेंस का ही पार्ट है। किस्मत क्या है ना, लोग जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तब उसको समझ में ही नहीं आता, और जब निकल जाते हैं फिर आके बोलते सुनिए ना हम तो रिसर्च एनालिस्ट। अरे भाई तुमको जब मौका मिला था तब तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू तो IV0, IV0 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ all future goods, sorry, all future goods, all future dividends, GST की बात कर, all future dividends
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड, दैट इज, ऐसे लिखो, एक मैथमेटिकल एक इक्वेशन बनेगा, D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर प्लस D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल स्क्वायर प्लस D3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल क्यूब डॉट 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 up to infinity, up to n, dn divided by 1 plus n whole to the power n। या फिर एक काम करो, नहीं सर, नहीं इसने सही बोला था, शिल्पा ने सही बोला था, अप टू इंफिनिटी का n लिखने का जरूरत नहीं, अप टू इंफिनिटी करो। सर चल क्या रहा है, देख के तो डर लग गया। हाँ सर, लग गया डर, साहस हो गया इतना तेरा, अच्छा है, अच्छा सुनो सुनो, ये जो कैलकुलेशन है अभी समझाएंगे नहीं, धीरे धीरे आएंगे इस पॉइंट पे। बेसिकली इसका मतलब है सर, ये जो 1 प्लस आर है ना, ये आर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो 1 प्लस आर बार बार देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस टॉपिक का नहीं रहेगा, ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको कैलकुलेट कर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे खतरनाक चीज है ये, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता है, इसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड में कैलकुलेट करना पड़ता है। ये टॉपिक हम लोग इसके बाद एक चैप्टर करेंगे, कैपिटल बजटिंग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोल के, अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, कोई बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हम लोग उस चैप्टर के अंदर ये आर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर हम लोग आर का वैल्यू जो दिया रहेगा उसी को यूज करके करें। लेकिन इसे बहुत ही खतरनाक चीज है, मैंने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने, अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्यों मैंने बोला कि ये बहुत खतरनाक चीज, किसी की बिजनेस का क्या रिटर्न पावर है, कैसे कैलकुलेट करोगे? मुझे बताओ, कोई एक दुकान खोला है, अब उसका दुकान अच्छा चलेगा, उसका दुकान खराब चलेगा, उसका दुकान मॉडरेट चलेगा या बहुत अच्छा चलेगा, तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते? क्या हिसाब है तुम्हारे पास? प्रेडिक्शन। यस, कुछ प्रेडिक्शन के बेसिस में, कुछ कहाँ लोकेटेड है उसका एक वैल्यूएशन, उसको मैथमेटिकली तुमको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बेसिस पे तुम एक रिटर्न का एजम्पशंस लेते हो, फिर उस एजम्पशन के बेसिस पे तुम रिटर्न लगा सकते हो कि इतना इतना हो सकता है। तो इतना आसान तो नहीं है ये चीज, ठीक है, इतना आसान नहीं है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने किसी भी बिजनेस का या किसी भी इन्वेस्टमेंट का छुपा हुआ रिटर्न, ये यार बहुत खतरनाक चीज, तो इसको भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर जहां फार्मूला है वो फार्मूला मैंने लिखाया, जब मौका आएगा इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी मत करो, अभी डिस्कशन पॉइंट अलग। नेक्स्ट, अनदर थिंग इज फोरकास्ट ऑफ डिविडेंड, हेडिंग करो, फोरकास्ट ऑफ, नहीं ये उसी के टारगेट 1 का ही बी पार्ट है। केस 1, नो ग्रोथ फार्म, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ फार्म माने वेरी गुड, मैंने जिस बिजनेस का करेंटली ग्रोथ रुका हुआ है, ठीक है, नो ग्रोथ फार्म, सच ए फार्म has a 100% payout ratio, 100% payout ratio, 100% payout ratio क्या मतलब है सर? क्या मतलब है? एक एक लाइन में मतलब आ रहा है, क्या करें? 100% payout ratio क्या मतलब हो सकता है? नहीं, मतलब कुछ ऐसा है, हाँ बोल 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 बोल। जो पैसा लगाया सारा मिल जाएगा, ग्रोथ तो हो नहीं रहा है। नो ग्रोथ फार्म है, बोलता है फार्म हैज ए 100% पे आउट रेशियो, क्या पे आउट करे, क्या पे आउट करे? जिस बिजनेस का ग्रोथ थमा हुआ है
वो क्या पे आउट करेगा? 100%। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। जब मेरे बिजनेस पे ग्रोथ नहीं है तो प्रॉफिट का हिस्सा मैं शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास रखूंगा सारा का सारा, कंपनी मेरे पास, मैंने कंपनी अगर अपने पास ही रख लेगा तो फिर कंपनी को तो कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि बिजनेस में तो ग्रोथ नहीं है। तो जब ग्रोथ नहीं है तुम प्रॉफिट रख के क्या करोगे? उससे अच्छा है जो तुम्हारे शेयर होल्डर है उनको दे दो, क्योंकि उनको थोड़ा खुशी होने दो, क्योंकि कम से कम वो टिका रहेगा तुम्हारे पास, नहीं तो कहीं और चला जाएगा। इसलिए नो ग्रोथ फार्म में 100% पे आउट रेशियो होता है। तो ये पे आउट रेशियो बेसिकली डिविडेंड को डिनोट करता है। अभी लिखने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब पिटारा खुलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? डिविडेंड माने वही जो कंपनी रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न है जो कंपनी अर्न करके क्या करेगा, शेयर होल्डर को ही देगा। समझ में आ रहा है ना सर? एकदम बेसिक बिजनेस। ज्यादा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट ये सब फिनेंस को कॉर्पोरेट फिनेंस बोल के कोर्ट निकाला जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या हवा है भाई? कॉर्पोरेट फाइनेंस सिंपल बोलो ना, दुकान चलाना। सिंपल बात लोगों को बताए, आता ही नहीं है। ब्रिटिश लोग ना, हम लोगों ने हर चीज का इतना हवा बना के देखे क्या, और हम लोग उस हवा में उड़ रहे हैं, पता ही नहीं है जमीन कहाँ है। पे आउट रेशियो देखा, दैट इज अच्छा। इसमें और सी नहीं सर, सी नहीं। पे आउट रेशियो लिखने के बाद लिखो दैट इज डीपीएस इक्वल्स टू, डीपीएस माने डिविडेंड पर शेयर, इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू परपीचुइटी। परपीचुइटी, परपीचुइटी माने, परपीचुइटी माने, परपीचुइटी माने परपीचुअल, मतलब जो चलता रहता है। परपीचुअल ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट आएगा सर, बताऊंगा। परपीचुअल कुछ कर नहीं सकते, ये फाइनेंशियल टर्म्स है, ये आदत करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है। मैं फिर भी देखता हूँ कि अगर किसी के पास नॉलेज है तो मैं खुशी मना लूंगा भाई, इसको आता है। धीरे धीरे आदत होता है इस चीज का। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ठीक है, देयरफॉर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा? ईपीएस डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर होगा उससे रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर देंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाए। ये फॉर्मूला है, इसको स्पेशल तरीके से गोला कर दो। ये सर जो लोग ऑनलाइन में हो, कोई आवाज नहीं है आप लोगों का, समझ में आ रहा है ना? अभिजीत, नील, शालिनी, सनोन, हाँ सर। थैंक यू सर। हाँ सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं क्या समझ में आता है। तेरा नाम माता फटाऊं। चलो देखो एग्जाम्पल, stock of X Limited is presently trading at ₹180। एक कंपनी का शेयर का दाम अभी कितना चल रहा है? 180 टका। ठीक है, the firm is a no growth firm। The firm is a no growth firm with 100% payout ratio। It reported EPS of 30। रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट बने अकाउंटिंग रिपोर्ट, ये ईपीएस कैलकुलेशंस अकाउंट से और फाइनेंस से मिल जाता है। इसका भी कैलकुलेशन सीखा होगा, ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है। देयर इज अ चैप्टर नोन एज लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो अर्निंग पर शेयर तक कैसे पहुंचा जाता है मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। ऐसे फिलहाल आपको एक नॉलेज के लिए दिखा देता हूँ।
हाँ नहीं, हर एक चीज का मतलब हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का चैप्टर है। हाँ हाँ, कोई भी पालोटा तक भालो ना परस्ता ना, समझ ये गए? भी बीकॉम हाँ ये भी बीकॉम किसका? ये जैसा भी बीकॉम जो भी चीज सीए में रहता है वो सारा चीज बीकॉम में भी रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप बीकॉम सीए में पढ़ रहे हो तो दिमाग लगा के बीकॉम के लिए अलग से कुछ ना करो, बस चुपचाप सीए में करते रहो, आंख बंद करके, सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। बस कभी कोई क्या है, कुछ सेमिस्टर में कुछ है, किसी किसी का कुछ सेमिस्टर में कुछ है, तो उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली अरेंज करना पड़ता, नथिंग मोर देन दैट। ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का पूरा सिलेबस सीए में इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव का ही सिलेबस है। यानी सेकंड ईयर थर्ड ईयर का बीकॉम जो है वही पूरा इंटरमीडिएट का सिलेबस। मतलब तुम लोगों को अलग से, मतलब जो लोग 2 साल से पढ़ेगा वो लोग, तुम लोग 6 महीने या 1 साल में पढ़ लो, पास बने, अच्छा मार्क्स आ जाता है। देखो मैं आपको जस्ट एक दिखाता हूँ, कोई भी एक कंपनी, जैसे हमारा इन्फोसिस, इन्फोसिस डिविडेंड अच्छा देता है, आईटीसी ले लेते, आईटीसी ले लेते, डिविडेंड अच्छा देने वाला कंपनी। आईआरएफ से दिया था 80 का इसका मैं फाइनेंशियल्स में जा रहा हूँ सर। ये एक्चुअली शेयर मार्केट में जो लोग एनालिसिस करते हैं उन लोगों के लिए ये सब टैप यूज करते हैं, सब एप्टिकट टेप बोल के, ठीक है। आप भी यूज कर हाँ करता हूँ, ठीक है करता हूँ। इसका प्रो वर्जन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन समझ होगा तब ना यूज करोगे। हाँ हाँ, पैसे प्रो में कैसे कटता है, ये देखो ये प्रो वर्जन है, कहाँ यहाँ पर है, लॉगिंग वो प्रो था ना। चलो छोड़ो वो सब भी नहीं, अभी तो चीजों को सीखो, ठीक है, ताकि आगे जाके अपना पैसा बर्बाद ना। ठीक है, ये देखो ये कंपनी का फिनेंशियल्स है और इसमें कंपनी का टोटल रेवेन्यू का डिटेल्स, रेवेन्यू से क्या निकाला देखो, खर्चा को माइनस किया, टोटल रेवेन्यू जो भी कंपनी कमाता है, ये देखो ये हर साल का एक एक्सट्रैक्टेड डेटा, ये एनुअल रिपोर्ट से ही लिया गया है सर, ठीक है, दिस इज टेकिंग फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। अब कंपनी रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करता है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना। तो रेवेन्यू से कॉस्ट को माइनस करो, फिर देखो तुम्हें एक प्रॉफिट का डेटा मिल रहा है। ये चीज हम लोग बाद में कैलकुलेशन करना सीखेंगे डिटेल्स में, अभी फिर भी नॉलेज के लिए थोड़ा दिखा दे रहा हूँ सर, ओरिजिनल डेटा है। तो टोटल रेवेन्यू से जैसे तुमने कॉस्ट को निकाला, तुमको एक प्रॉफिट का हिस्सा मिला, इसे कहते हैं EBITDA। अभी लिखो मत, जस्ट सुनो कान में, बाद में चैप्टर में डिस्कस करेंगे। EBITDA का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डोंट टेक लोड, लोड मत लो, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी, ठीक है, बोझ मत बनो। जब धीरे धीरे प्यार हो जाएगा तो और बोझ नहीं रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। गाना याद है। EBITDA बात पास होने के बाद छोड़ देगा, भूल जाएगा, तो फिर कमाएगा कैसे? बुक छोड़ सकते हो, इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है, इसको छोड़ ही नहीं सकते। ये तुम लोग बुक को प्यार करना बंद करो, सब्जेक्ट को प्यार करना सीखो। बुक एक जरिया है और कुछ नहीं है, बुक एक जरिया है कि भाई क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक है ये बताने के लिए। बुक इज नथिंग, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट, ठीक है। मानो डॉक्टर क्या करता, किताब लेके ही बैठता, कभी प्रैक्टिकली ह्यूमन बॉडी को समझने का कोशिश ही ना करता। तो जब भी तुम जाते डॉक्टर के पास, वो पहले किताब खरीद लेके आता, अरे रुको यार बैठो, क्या हुआ है, दे देना, ये जो टेम्परेचर है इसके लिए किताब में क्या लिखा है देखते हैं। अच्छा टेम्परेचर 98 है, 98 के लिए तुमको कैलपोल नहीं देना चाहिए, ये लिखा है। तुमको 98 के लिए ना एक काम करो, तुम ना घर जाके माँ को बोलो वो पट्टी लगाने के लिए, और गर्म पानी पियो और ठंडा पानी में, यही लिखा है किताब में। लेकिन अगर तुम्हारा बुखार 100 में जाएगा तो मैं तुमको कैलपोल रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि सब्जेक्ट से प्यार करना है, किताब से नहीं। ना तो उससे, किताब से ना तो प्यार करना है, ना तो मोहब्बत करना है, ना तो उसको छोड़ना है, ना तो पकड़ना है। किताब इज जस्ट अ, क्या है, जरिया है कि ये टॉपिक होता है, इसको जाने। जैसे मानो ये जो स्पिरिचुअल किताबें होते हैं, धार्मिक किताबें, गीता, जैसे मानो सिख लोगों की क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब,
मुस्लिम में कुरान, ठीक है, या फिर बाइबल क्रिश्चियन में, तो क्या किताब को गले लगाने से कुछ तुम सीख जाओगे, अच्छा क्रिश्चियन बन जाओगे, अच्छा हिंदू बन जाओगे, अच्छा ये बन जाओगे? वो किताब में जो लिखा है उसको तुम अगर प्रैक्टिकली समझ पाओगे तब जाके तुम एक्चुअल में उस पर्टिकुलर धर्म का पालन कर पाते हो। ये बात बात में गीता में लिखा है, गीता में लिखा है, अरे भाई गीता में लिखा है तो क्या हुआ, तुम उसको पालन करते हो क्या? ये इंपॉर्टेंट। लिखा तो बहुत कुछ है, रियलिटी में कहा? हाँ, रियलिटी में कहा? लिखा है करके हम लोग बोलते हैं, भाषण मारने के लिए अच्छा है। टैक्स से जानने वाला ये कंट्रोवर्सी कहा गया? नहीं हो जाता है ऐसी वेबसाइट जानने वाला टैक्स ये कंट्रोवर्सी नहीं था सर, नहीं हो जाता है कभी आप लोग जबरदस्ती खींचोगे तो मैं चलो। तो ईपीएस का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये देखो, ये करते करते यहाँ से हमें प्रॉफिट मिला, ये देखो प्रॉफिट से यहाँ से देखो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हट गया। डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन होता है। जैसे मानो यहाँ पर जितना भी फिक्स एसेट है, ये साल हर साल थोड़ा थोड़ा करके इसका वैल्यू गिरेगा। लैपटॉप, टेबल, हर चीज का डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, यहाँ पर एक अमोर्टाइजेशन भी है, ये किस चीज का होता है? इंटेंजिबल एसेट का। ऐसे मानो अगर मेरा सर्विस डिटोरिएट होता है, मानो अभी आप लोग बोल रहे हो सर अच्छा पढ़ाते हैं, 2 साल बाद कोई बोल रहे हैं कि एकदम बेकार हो गया, अभी एकदम ध्यान ही नहीं देता स्टूडेंट को, ठीक है, अभी एकदम नहीं सुनता है, बात ही नहीं सुनता है, कोई चीज को एक्सप्लेन ही नहीं करता है, मतलब क्या हो गया, मेरा अमोर्टाइजेशन हो जाएगा। समझ रहे हो सर? सर्विस डिप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? कितना अच्छा समझ गए। इस तरह से नोकिया, नोकिया का फोन का वैल्यूएशन जो हुआ है ना, वो गुडविल जो खराब हुआ है इसका, उसको क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। हिंदुस्तान एम्बेसडर जो है, हिंदुस्तान मोटर, उसका जो एम्बेसडर, अभी किसी को बोलोगे एम्बेसडर खरीदेगा? नहीं। ऐसे तो गाड़ी बंद हो गया है, लेकिन एक फ्रेंच कंपनी ने उसको परचेस कर लिया, अब उसको रीमॉडल करके इंडिया में लॉन्च करेगा बहुत जल्दी, वो भी ई व्हीकल में लॉन्च करेगा, ईवी में। आई थिंक 2026-25 तक, 26 तक आ सकता है। हाँ, अभी टैक्सी बन चुके, लेकिन उसका ईवी मॉडल आ रहा है, तो शायद फिर से एक मार्केट बना ले, लेकिन करेंटली उसका गुडविल, इतना बड़ा कंपनी है, उसका गुडविल खरीदा गया कितने दाम पे बोल सकते हो? 2016 में इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था सेल होने का, 80 करोड़ ओनली गुडविल बेचा गया था, ओनली 80 करोड़ वैल्यूएशन आया था। तो पढ़ के मेरे को दुख हो गया, इतना बड़ा ब्रांड है, इसका वैल्यूएशन 80 करोड़ में आके रुका, क्योंकि वो लोग रिनोवेट ही नहीं कर पाए। मतलब वो ना टाइम टू टाइम बेसिकली उसको मॉडल को चेंज करना चाहिए। जब मार्केट में मारुति आ गया था, तभी उनके सामने चुनौती आ गया था कि भाई मारुति जैसा कार आ गया, अब तुम लोग थोड़ा इसको, कुछ मॉडल को थोड़ा बदल दो, ठीक है, ऑयल कंजम्पशन को थोड़ा बदल दो, नहीं बदल पाए। चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। गीता में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम, लिखा तो है, पालन किया गया। जो जो पालन करेगा, जो पालन करेगा वो टिका रहेगा, चाहे मैं करूँ या हो या कोई भी। गीता में यही बात लिखा है, कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन को यही टीचिंग्स दे रहा है, परिवर्तन। हाँ, शुरू से मैं बोले जी, अच्छा शुरू के टाइम पे जो भी हो, इसको लेके कंट्रोवर्सी नहीं करना है, बोला था ये चीज है, ठीक है, कि परिवर्तन ही संसार का नियम। अब जिसने जो ये बात समझ गया, समझ गया, नहीं समझा नहीं समझा। ये देखो लास्ट में कैलकुलेट करते करते फिर यहाँ से इंटरेस्ट हटेगा, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर नेट इनकम आएगा, फिर इसको नंबर ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईपीएस आएगा, फिर ईपीएस को नंबर ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डीपीएस आएगा। ये देखो पे आउट रेशियो जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, अब ये सब चीज रीड करना है ना, तो अभी पढ़ो, कंपनी का डिटेल्स को एकदम आंखों देखी समझ सकते हो, लेकिन उसके लिए अभी जो पढ़ाई चल रहा है उसको डिटेल्स में करना पड़ेगा, अब और मजा आएगा सर। तो पे आउट रेशियो रिपोर्टेड ईपीएस ऑफ 30 फॉर द ईयर just ended.
मैंने जो पर्टिकुलर ईयर खत्म हुआ उसके एंड पे अर्निंग पर शेयर एंड पे पता लगता है नॉर्मली ईयर एंड पे। बीटा इज 1.6 बीटा ऑफ द स्टॉक सेंसिटिविटी, ज्यादा दिमाग ना लगाए बीटा पे। फॉर्मूला क्वेश्चन अभी दिया नहीं सर। RF is 5%. RF is 5%. Risk free is 5%. And market risk premium is also 5%. Find out the intrinsic value of share and give your investment advice. चलो, अगर ये एडवाइस दे दिया तो आपको कंपनी का फाइनेंस मैनेजर बनने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये जवाब दे देते हो, आप लोगों को कंपनी का फाइनेंस मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रोक सको तो रोक लो, बन के दिखाओ। क्या है सर, छोटा करो स्क्रीन को, क्या दिक्कत है? ए लिख लिया रे, अभिजीत, सनोन, शालिनी, बोलो सर। Yes. नील, चलो सर एडवाइस दो, इन्वेस्टमेंट एडवाइस दो सर, फटाफट सटासट। एक पेज ले लेता हूँ, पेज खत्म हो गया। ट्राई करो सर, CAPM मॉडल होगा, यूज होगा। हाँ 5%। मतलब तुम लोग क्या चीज का एडवाइस दे रहे हो? इंट्रिंसिक वैल्यू दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 5%, ये क्या बात? इंट्रिंसिक वैल्यू तो शेयर का दाम होगा। जैसे 180 टका शेयर का दाम ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी शेयर का दाम निकलेगा। EPS बाय RE करके इंट्रिंसिक वैल्यू आता है सर। RE इक्वल टू 5% आया। ठीक से करो, ठीक से करो। डायरेक्टली IB नहीं निकलेगा सर, पहले RE निकालो। 5 कैसे, सोचो जरा। हम्म, बाय माइनस 0 देखते हैं। सर 5 निकल रहा तो 5 निकल रहा है सबका 5। मैं ही गलत हूँ क्या? RE 5% निकल रहा है। RE 5% निकल रहा है, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, सबका वही बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं 5%। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दे दिया? मेरा आंसर बता रहा है 13%। 13। इसमें एज पर CAPM यूज करेंगे, क्योंकि RE निकालने के लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई ऐसा, DDM में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो एज पर CAPM RE इक्वल्स टू RA प्लस RA माइनस RF इंटू बीटा, है ना? इसमें रिस्क फ्री कितना है, क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने? रिस्क फ्री रेट है 5%, ये रहा। रिस्क प्रीमियम भी है 5% और बीटा है 1.6। डेटा तो सब सही है, तो फिर गड़बड़ क्या? RF हो गया 5 और मार्केट रिस्क प्रीमियम इज ऑल्सो 5%।
मार्केट रिस्क प्रीमियम इज ऑल्सो 5%। RM माइनस RF, तो ये हो गया 5, इसको आप बोल रहे हो -5। फाइव माइनस 5 0, 0 इंटू 1.60, तो 5 ही बचता है। मार्केट रिस्क प्रीमियम इज ऑल्सो 5%। फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या गड़बड़ हो गया? रिस्क फ्री 5% है, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज ऑल्सो 5%। RM माइनस RF, मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम तो RM ही होता है, तो RM से RF को माइनस करेंगे। इतना बड़ा गलती। ये क्वेश्चन तो करवाया था लास्ट बैच में, करा था इतना तो। कभी तो गड़बड़ होता ना, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करके रखता। मेरे से कुछ गड़बड़ हो रहा है। EPS 30 for the year ended, beta equals to 1.6, RA 5, market risk premium 5, RM minus RF 5 minus 5, 5 minus 5 ब्रैकेट में 5, मेरे ब्रैकेट में 5 आ रहा है, तो फिर रिस्क प्रीमियम क्या 10 होगा? आई थिंक 10 होने से ही वो 5 हो सकता है ना? वरना तो नहीं आएगा, कट जा रहा है सीधा। एक काम करो सर, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो सर। जो लोग ऑनलाइन में हो उनको भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करो। इसमें मार्केट रिस्क प्रीमियम को ना 10 करो। मार्केट रिस्क प्रीमियम को 10 करो। मार्केट रिस्क प्रीमियम ऐसे भी 5% शोभा नहीं दे रहा। माने मार्केट रिस्क प्रीमियम माने क्या? माने ये जो सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न 5% है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। 10% तो कम से कम होना ही चाहिए, है ना? तो उसको भी तो थोड़ा सुइटेबल देना चाहिए, तो इसको 10 माइनस 5 करो। RM माइनस RF लो, हाँ, इंटू 1.6, ये 10 ही होगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, गलती से ये 10 कर दो सर, 10, 10%। अब 13% आ जाएगा, देखो ठीक है, डेटा गलत था, सॉरी सर। 13% हो गया। अब स्टेप 2 क्या होगा? टू पॉइंट, ठीक से बोल। EPS बाई RE कर रहे हो ना? अच्छा, फार्म क्या है? फॉर नो ग्रोथ फार्म, है ना? तो नो ग्रोथ फार्म के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? EPS जो है मेरा, डिवाइडेड करेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। तो अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में क्या बोला था? 30 बाई 13। तो 30 बाई 13 नहीं करते, 0.13 करते हैं ना। 13% को कभी ऐसे इंटू डिवाइड करते थोड़ी। थर्टीन परसेंट मैंने क्या होता है? 0.13 ना। ये बात नहीं समझे सर? मैंने 30% शेयर का अर्निंग पर शेयर था, है ना? वो तो ठीक है, लेकिन तो 30.77%। हाँ सर, 30 डिवाइडेड बाई 0.13। 0.13 कहाँ से आया? 13% को आप लोग क्या करोगे? 13 डिवाइडेड बाई 100 करोगे ना? 13 डिवाइडेड बाई 100 करोगे ना? तो 13 डिवाइडेड बाई 100 करने से क्या आ गया? बीच में ना कैलकुलेटर धोखा देता है। 13 डिवाइडेड बाई 100 कितना? 0.13। तो 30 बाई 0.13 ये करना है। तो 30 डिवाइडेड बाई 0.13 करो, 230% 77 पैसे, 77, है ना? 230.77। 230.77, ये क्या हुआ सर? ये 230% 77 पैसा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है।
IB0 दाम बढ़ गया नहीं सर, ये इसका ओरिजिनल दाम है। और दाम चल कितना रहा है सर? 180, 50 रुपीज डाउन जा रहा है। तो क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे या छोड़ दोगे? एक सेकेंड बोलो सर। बोलो बर्मन साहब बोलो। जिसका दाम मार्केट में 180 टका चल रहा है उसका ओरिजिनल दाम होना चाहिए 230। तो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, थोड़ा सोच के बताओ। ऑनलाइन में कोई कुछ बोलोगे? सनोन, ये अभिजीत, नील, बोलो सर। नो ग्रोथ कंपनी है गाँव में। हाँ सनोन बोलो, इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ सर, क्यों? कम दाम में चल रहा है। वेरी गुड, सनोन ने सही जवाब। जिसका दाम ओरिजिनल में 230 टका होना चाहिए वो अपने ओरिजिनल दाम से कम दाम में चल रहा है, तो वो आज नहीं तो कल तो ओरिजिनल में पहुंच ही जाएगा। वही तो मैं सारी तो फिर तुम लोग अपने बात में अड़े क्यों नहीं? ये तो किसी के कहने पे तुम अपना डिसीजन बदल दोगे? ये तो नो ग्रोथ पर है। नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मैं तेरा जवाब देता हूँ सर। क्वेश्चन में दिया हुआ था द स्टॉक ऑफ एक्सटेमिनेट इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 180। ठीक है, जैसे मानो मैं एक चीज बताता हूँ। दर्श को मैं, क्योंकि दर्श ने मेरे को पूछा था कि सर एक शेयर का आइडिया दो, तो मैंने बोला था कि सर पेटीएम का शेयर ले लो। ठीक है, तो पेटीएम का शेयर मैं दर्श को आई थिंक 1 मंथ पहले बोला था। तब शेयर का दाम चल रहा था 620 में। तो 620 में चल रहा था और मैंने बोला था कि 2-3 महीने में ये शेयर 900 950 तक जाएगा, और मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोला था। एक महीना भी नहीं हुआ, शेयर का दाम ऑलरेडी 760 और वो भी हाईएस्ट दाम 780 हिट करके आ गया, 90 पे गया था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सात जब स्टॉक 600 टका चल रहा था तो तब मैंने क्यों बोला कि ये शेयर 750-800 तक जाएगा? क्योंकि ओरिजिनल प्राइस का 900 दिख रहा है, तो ये अंडर प्राइस है। अच्छा अब देखो एक चीज, अंडर प्राइस चीज माने देखो किसी का, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि कोई एक्टर एक्ट्रेस है अच्छा एक्टिंग करते हैं पर उस तरह का नाम नहीं होता, अंडररेटेड बोलते हैं ना। लेकिन जो अंडररेटेड होते हैं वो आज अंडररेटेड है बट कल उसका रेटिंग आ ही जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैं आपको कुछ नाम देता हूं, जैसे विकी कौशल। विकी कौशल का पहला मूवी जो बहुत हिट किया था, आप लोग जानते हो क्या मूवी हिट किया था? नहीं सर, नहीं अरे वो था MC अरे शमशान घाट के ऊपर एक मूवी था, आर्ट फिल्म था, आप लोगों ने देखा ही नहीं, इसका नाम था मसान बोल के। यही तो बोलो MC ना। अरे मसान में मसान, ठीक है। ये विकी कौशल का, तो उससे पहले भी शायद कोई मूवी किया होगा मुझे पता नहीं, बट ये मसान मूवी है जो विकी कौशल को विकी कौशल बनाए। उसमें वो शमशान घाट में वो जलाने का काम करता था, मैंने वो डोम के घर में जन्मा है ऐसा ऐसा एक कैरेक्टर प्ले किया था, और एक अच्छे घर के लड़की के साथ उसका प्यार हो गया था। वो कनेक्शन पे वो मूवी है मशान, देखना सर। थोड़ा सा मैच्योर मूवी है, ठीक है, मैच्योर मूवी इन द सेंस कोई एडल्ट नहीं है, अच्छा मूवी है, लव स्टोरी है और बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। देखना, मैं थोड़ा सोचने वाला मूवी है, ऐसा कोई एक्शन थ्रिलिंग कुछ भी नहीं है, अगर फील कर पाओगे तो मूवी बड़ा अच्छा है। तो वो मूवी को देखते देखते मैं मैम और मैम देख रहा था, हम लोग ऐसे मूवी थोड़ा देखते हैं जो कोई नहीं देखता तो फिर मैम मेरे को बोल रहे हैं ये एक्टर देखना। मैंने क्या ऐसा क्या देख लिया? बोले तो देखना ये एक्टर होगा, पता नहीं मेरे को एक इनर सेंस मैम का काम कर रहा था, इंस्टिंक्ट। ऐसा खास कुछ देखने में भी नहीं है विकी कौशल नॉट लाइक ऋतिक रोशन समथिंग लाइक दैट, पर मैम ने बोला कि ये हिट करेगा। तो वो अंडररेटेड, तो उस टाइम पे तो वो न्यू था, ठीक है, फिर भी मैम ने बोला कि नहीं ये अंडररेटेड नहीं है, ये भी नया है लेकिन ये नाम करेगा। और फिर उरी, ठीक है, उसके बाद विकी कौशल कहाँ से कहाँ पहुंचे, है ना। और अभी क्या है ना, दर्शक का टेस्ट भी बदल गया है ना। अभी हम लोग वो सिर्फ
ओ जाने जाना टाइप को हम लोग उतना वैल्यू नहीं करते, वो दिन चला गया, ठीक है। तो इसलिए भी उनको थोड़ा जल्दी चांस मिल गया क्योंकि कैलिबर दिखाया। तो वही बात है कि अगर कोई अंडररेटेड है तो वो आज नहीं तो कल अपने पोजीशंस पे आएगा। यस, मैं तो इसलिए सोच रहा था तुम सही बोल के भी गलत कैसे बोल, इसका मतलब तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट थे ही नहीं। वो क्वेश्चन जो भी हो, चलो झगड़ा छोड़ो, बात समझो, ठीक है। तो क्या एडवाइस करोगे? राउंड अप कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, राउंड ऑफ करके ही बोलो। 231 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंस आंसर लिखो। Since actual market price that is P0 equals to 180 is less than IV0 intrinsic value, the stock is trading cheap. The stock is, क्या लिखा? The stock is trading cheap, माने स्टॉक सस्ता जा रहा है, स्टॉक सस्ता जा रहा है, trading cheap, so investor should go long, ठीक है। The investor should go long. long माने बाई करो, लॉन्ग माने लंबा जाओ नहीं, लॉन्ग माने बाई करो, ये शेयर मार्केट का लैंग्वेज है, ठीक है। लॉन्ग माने बाई, शॉर्ट माने सेल, ठीक है। शुड गो लॉन्ग, समझे? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, शुड बी परचेस्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। बट मैं थोड़ा लैंग्वेज से परिचित कराने के लिए ये सब लैंग्वेज यूज करूंगा ताकि आप लोगों का परिचित हो जाए मार्केट लैंग्वेज के साथ। हाँ आपको बोले नहीं जाते। ओ अच्छा, सॉरी। इसने बोला था कि सर अगर नो ग्रोथ फार्म है, मैंने अपना तेज साहब का क्वेश्चन था कि फार्म नो ग्रोथ है फिर भी शेयर का दाम बढ़ेगा क्यों? सर शेयर का दाम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि उसका वैल्यूएशन है, लेकिन ग्रोथ या नो ग्रोथ से मतलब ये है, नो ग्रोथ का मतलब इतना होता है कि अगर बिजनेस अपने जो मॉडल पे भी वो है उस पे ना उसको फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी का कोई जगह नहीं दिख रहा है। माने प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई न्यू ऐसा जगह नहीं कि वो और इसी पोजीशन से और ज्यादा आगे बढ़ेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव जा रहा है। नो ग्रोथ का मतलब इतना होता है कि मैं वो उसका बिजनेस पे अभी वो सैचुरेटेड हुआ है। सैचुरेशन समझते हो ना, कि ये अभी इसी लेवल पे चलेगा, मतलब कोई नया मार्केट नहीं बना पा सकता है, नया सेक्टर में नहीं जा सकता, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी न्यू मॉडल में एक्सटेंड नहीं कर सकता, यानी उसमें जो होना था हो गया। सर ग्रोथ बिजनेस पे गया नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, ग्रोथ बिजनेस का एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं, अगर थोड़ा अच्छा एग्जांपल दिया जाए, ग्रोथ एग्जांपल इन द सेंस जैसे मानो न्यू मॉडल बिजनेस जोमेटो, ये ग्रोथ बिजनेस है। हाँ ले लो सर, ठीक है। ग्रोथ बिजनेस माने जोमेटो, ग्रोथ बिजनेस माने पेटीएम, ग्रोथ बिजनेस माने नाइका, जो भी न्यू मॉडल का बिजनेस कर रहा है, फ्लिपकार्ट, इस तरह का जो बिजनेस है ये ग्रोथ बिजनेस है, क्योंकि इनका मॉडल अभी ग्रो करेगा। हाँ हाँ, अमेजन भी है, वो भी फॉरेन, इंडिया का नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं लिया। लेकिन ये नो ग्रोथ कैसे, जैसे मानो कुछ दिन पहले तक आईटीसी का हालत था, कोल इंडिया, जैसे कोल इंडिया क्या करते हैं, उसके पास गवर्नमेंट का जितना कोल का सप्लाई है वो कोल इंडिया के पास है। अब कोल इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो गवर्नमेंट का सारा कोल का जो भी उसके पास है वही जितना जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जहां जो सप्लाई करेगा, ह्यूज प्रॉफिट करता है, लेकिन वो कोई न्यू ग्रोथ मॉडल नहीं ला सकता। तो जब बिजनेस के पास ग्रोथ मॉडल नहीं है ना, तो बिजनेस क्या करता है, पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि अपने पास रखने से फायदा नहीं है। लेकिन जिसका, जैसे मानो रिलायंस, रिलायंस के बिजनेस में ग्रोथ है, रिसेंट भी आज भी क्वार्टर प्रॉफिट हुआ है, अच्छा प्रॉफिट किया है, तो शेयर का दाम, रिलायंस का शेयर का दाम ऑल टाइम हाई में चला गया। ये देखो कल का शेयर देखो, ऑल टाइम हाई तो 2894, रिसेंट क्वार्टर में भी अच्छा है, में ग्रोथ है, और रिलायंस नया नया सोच रहा है, इसलिए रिलायंस के बिजनेस, आईटीसी के बिजनेस में, जैसे आईटीसी का मेनली बेसिकली सिगरेट से ही मेन अर्निंग होता था,
स्मोकिंग जो सिगरेट हम लोग यूज करते हैं ज्यादा, तो सिगरेट ब्रांड आईटीसी का ही। उसके साथ साथ ये कॉपी किताब भी बेचता है, ठीक है। और ठीक है। और साथ में आईटीसी के पास इतना पैसा, इसलिए होटल में इतना पैसा खर्चा करता है, क्योंकि उसको कोई जगह नहीं दिखता है, इतना पैसा पड़ा हुआ है ना कि क्या करे पैसा। इसलिए देखो कितना बड़ा बिजनेस होटल बनाया। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ क्या जरूरत है भाई इतना बड़ा होटल बनाने का, लेकिन ठीक है, अच्छा है भाई, एक अच्छा लगता है। जैसे ताज बेंगल बनाया ना सर, ताज बेंगल नहीं, क्या रॉयल बेंगल, आईटीसी रॉयल बेंगल, ठीक है, इंडिया का आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट 7 स्टार होटल है। नहीं 5 स्टार, 7 स्टार कैटेगरी में है। नहीं होता है, ऐसा है क्या? मैं सुना था 7 स्टार भी होता है, लोग बोलते हैं रियल में ऐसा कुछ नहीं। मैक्स हो सकता है, मुझे नॉलेज नहीं है तो बहस नहीं करूँ, लेकिन जिस दिन मेरे को पता लग जाएगा मैं लग जाऊंगा तेरे साथ। नहीं वो तो एक हेल्दी होता है, उसमें क्या दिक्कत। तो पॉइंट क्या है सर कि जब ग्रोथ होगा तो बिजनेस का ग्रोथ से मतलब है, लेकिन मेरा बिजनेस जिस हालत में है उसके हिसाब से भी मेरे शेयर का दाम कम जाना है। जैसे ये चीज आईटीसी के साथ हम लोग मैंने किया था कोरोना के टाइम पे या कोरोना के बाद। आईटीसी का शेयर का दाम मैं आपको दिखाता हूँ, 100 रुपीज चल रहा था, ये देख 150 टका। शोभा नहीं दे रहे इसके बिजनेस के साथ, इतना बड़ा बिजनेस, इतना इसके पास पैसा है ना, इसका शेयर का दाम 150 टका हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो काफी अंडर वैल्यूड चला गया था। मैं बोला जिसके पास पैसा है छोड़ो मत। देखो आज कहां से कहां चला। टाटा मोटर 70 टका में शेयर चल रहा था, अभी 800 टका शेयर का था 2 साल 3 साल पहले। व्हाट इज द पॉइंट? अगर आप लोग इस तरह से जो मैं आज आपको सिखाया, ठीक है, अभी प्रैक्टिस तो नहीं ज्यादा हो पाया, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप लोग इस तरह से शेयर का वैल्यूएशन कैलकुलेट करना सीख जाते हो ना, अलग अलग मॉडल यूज करके, तो आप लोग काफी जल्दी बिजनेस के बारे में आइडिया कर सकते हैं। इसके इस तरह से आप अपने बिजनेस को भी, जिस कंपनी में आप फाइनेंस मैनेजर होंगे या फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालोगे, आप उस बिजनेस को भी हेल्प कर सकते हो, और साइड में आप एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट भी काफी बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? होमवर्क देते हैं क्या? चलो होमवर्क लो, फटाफट लिखना सर। हाँ, सिर पर की देरी हो जाती है, অসুবিধা নেই। The stock of X Limited presently trading at 76. It is a no growth farm. Again वही बात, बिजनेस पे अभी उतना ग्रोथ नहीं है। No growth farm with 100% payout ratio. 100% payout ratio. It reported EPS of 8 for the year end. 8 माने 8 टका अर्निंग per share for the year end. It has been found that when the market change by 10%, the stock changes by 25%. इसका क्या मतलब? हाँ मेरा बोलो, when market changes by 10%, the stock changes by 25%. माने क्या हुआ? इससे बीटा निकालना है। डायरेक्टली बीटा नहीं दिया, समझे कि नहीं? बीटा का फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में मैं बताया था,
बीटा कैसे निकलेगा? चेंजेस बता दिया, प्रीवियस क्लास शेयर कर दूंगा, देख लेना, उसमें पता लग जाएगा बीटा के, इसी डेटा से बीटा निकल जाएगा। ठीक है, ओ मार्केट चेंज 25 स्टॉक चेंज होता है, मार्केट चेंज 10 होता है, तो 25 by 10 करना, 2.5 इज द बीटा। नहीं समझे? RF equals to RM minus RF equals to 8%, 6%, नहीं सॉरी RF, नहीं सॉल्व नहीं कर रहे, रिस्क फ्री रिटर्न है 6%, 6 को 8 लिख रहा हूँ, 8 को 6 लिख रहा हूँ, मेरा भी हैंगओवर हो गया है। RF equals to 6% and RM minus RF equals to 8%. Find the intrinsic value. Find the intrinsic value. कई बार क्वेश्चन में ना इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड पूरा नहीं लिखता है, जस्ट IV0 बोल देता है। IV0 का मतलब होता है करंट ईयर, 0 का मतलब है करंट ईयर। अगर 1 2 3 बोलेगा तो 1 ईयर का इंट्रिंसिक, सेकेंड ईयर का इंट्रिंसिक, थर्ड ईयर का इंट्रिंसिक, ये मतलब होता है। ठीक है, ठीक है, और नहीं दे रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करना और इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना। ठीक है, ऐसा पढ़ाई करो कि दूसरे को गाइड करो। हाँ, फिर पहले खुद तो सीख लेने तो। ठीक है सर, नेक्स्ट ट्यूसडे ये वाला क्लास फिर से कंटिन्यू होगा। ठीक है, फाइनेंस का करंट एक ही क्लास चल रहा है। ठीक है सर, समझ में आया? अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी ये चलेगा। जिन लोगों का क्लास मिस है वो लोग प्लीज मेरे से लिंक ले लेना और प्लीज कल क्लास को एक बार देखें। हाँ 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 हाँ, आराम से, क्यों नहीं, भी एक्स्ट्रा क्लास दूंगा ना फाइनेंस की। खत्म करना है, क्या हो जाए। सर स्लाइड एक बार देखाবেন? अच्छा, खत्म कर क्यों नहीं हो, क्या बात कर। रवि हमको कॉल पे एग्जाम लेट हो तो दूसरे एग्जाम के लिए सॉरी हाँ এটা তো हाँ बोलो। यस ये जो एग्जाम मार्च तक खत्म हो तो अभी मतलब सेकंड एग्जाम भी लेट हो पता नहीं, सीयू का कोई भरोसा नहीं। क्योंकि वे पढ़ने नहीं जाएगा ना। हाँ तो सेकंड सेमेस्टर का होगा सेमेस्टर 3 का नहीं सेमेस्टर 2 का। अच्छा तेरा कौन सा सेमेस्टर? सेमेस्टर 3 इनका इसका वो पुराना सिलेबस है, तुम लोगों का नहीं होता। एनईपी होता है, एनईपी 2020 तुम लोग का एनईपी है ना, तुम लोग का एनईपी नहीं है ना। निकाला 2020 में लगा 23 एक दूसरा आगे पीछे लगा हम भी बच जाता है यार बिल्कुल नहीं निकालता है। है क्या चैनल? ठीक है यार, ठीक है, मैं थोड़ा लेके आया हूं। ठीक है, ठीक है, कोशिश करना आ जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर। ए क्लास मिस कोई भी। बाय सर, गुड नाइट। ओके सर, बाय, गुड नाइट। सर हाँ सर, बोलो। सर आंसर कितना आएगा? एक सेकंड